बी के पैसे सेम है, बी और सी के पैसे सेम है, तो ए और सी के पैसे भी क्या हो गए? सेम हो गए, है ना? लिख लो। इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? बी के साथ। और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सी के साथ, है ना? देन ए एंड सी ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देन ए एंड सी ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सही है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्त अपन थोड़ा इनकी बातें करते हैं। वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी। ठीक है? इन तीन चीजों के ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, ये है एक पोजीशन, एक स्टेट, स्टेट वन। ठीक है? और ये है स्टेट टू, स्टेट टू। ठीक है? तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये है मेरा घर। सही है मेरा घर। ठीक है? ये है उसमें आप, हो आप। बहुत बारीकी से रह रहे हो आप उसमें। घर में घुसते समय आपको छोटा होना पड़ता है। और ये है उसका घर, उसका, अब जिसका तुम मान लो। ठीक है? तो ये है उसका घर और ये है वो। डबल रोल है, आप जैसे ही दिखता है। तो आप उससे डेली इस रास्ते मिलने जाते थे, मिलने जाते थे। सही है? आपकी कुछ, तो मिलने जाने के लिए आप क्यों जाते थे मिलने के लिए? क्योंकि आपके अंदर कुछ आग, और आप मिलने जाते थे, कुछ आपको क्या करना? वर्क। बाइक पे बैठ के जाते थे तो आपकी कुछ हीट भी खर्च होती थी, है ना? ये सब। अब एक दिन
उसके पापा को पता लग गया और पापा रास्ते में ही बढ़ गए। हाँ दोस्त को। है। तो आपने क्या करा, रास्ता बदल लिया, पापा यहां बैठे रह गए, आप यहां से पहुंच गए। सही बात है। तो एक बात बताओ, आपने जब रास्ता बदला तो आपको पहले जितना ही काम करना पड़ा कि ज्यादा करना पड़ा? पहले से कम या ज्यादा, जो भी हो सकता है, शॉर्टकट मार दिया हो गई। तो मतलब अलग करना पड़ा, ये बात तो समझ में आई ना? और पेट्रोल पहले जितनी खर्च हुई कि पहले से अलग? हीट भी अलग। लेकिन अंदर की आग में कोई कमी नहीं थी, समझ रहे हो? दोस्त से मिलना है भैया, होमवर्क पूरा करना है बैठ के, वरना कल टीचर मारेगा। समझ रहे हो? और उल्टा सीधा मत समझना। हाँ। अब इस रास्ते से मिलने आया तो उसकी मम्मी को भी पता लग गया, यहाँ मम्मी बैठ गई। तो अपन ने क्या करा? हाँ, मतलब किस चीज में फर्क नहीं आया था? आग। तो ये क्या रखा जाएगा, सेम आज भी, है ना? ये क्या रहेगा? सेम, यू ही रहेगा। अब उसकी मम्मी बैठ गई यहाँ पे, तो अपन ने फिर से रास्ता बदल दिया, एक नए रास्ते से जाने लग गए। नए रास्ते से जाने लग गए तो नया काम करना पड़ा, नई पेट्रोल खर्च हुई, लेकिन आग में आज भी कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हो? तो इस बात पे फोकस, ये बातें सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको पता है, इन तीनों चीजों में, इन तीनों चीजों में, किन तीनों चीजों में, वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी में, तो इंटरनल एनर्जी रास्ता बदलने पर बदलती नहीं है। ये केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पहुंच कहाँ रहे हैं। किसी भी रास्ते से पहुंचो, अगर आप यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम। समझ रहे हो ना? मतलब ये कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो ये पाथ फंक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है? पाथ फंक्शन। ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट पे डिपेंड करती है। ये केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप किस स्टेट से कहां पहुंच रहे हैं, किस रास्ते से पहुंच रहे हैं, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि इन दोनों की बात करें तो रास्ता बदल दिया तो ये दोनों भी बदल गए। भले ही अपना स्टेट सेम था लेकिन फिर भी ये बदल गए। समझ रहे हो ना? तो ये क्या नहीं है, क्या नहीं है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये पाथ फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन तीन में कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है ना? तो अब यहां पे देखो जरा, जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको पीवी डायग्राम दे दिया, है ना? आप यहां से यहां आ रहे थे, 1 से 2, ए रास्ता, ए रास्ता इसको मान लो, बी, और ये सी। तीन अलग अलग रास्तों से आप आए, है ना? ठीक है। और अब आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, इनके वर्कडन्स में क्या रिलेशन है, इनके वर्कडन्स में क्या रिलेशन है, बोलो। तो इनके वर्कडन का रिलेशन बता सकते हो, किसमें ज्यादा, किसमें कम, या किसमें सबसे कम? तो पीवी ग्राफ है ना, तो क्या देखेंगे पीवी ग्राफ पे? एरिया अंडर दी कर्व। तो सबसे ज्यादा अपने नीचे वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया किसने ऑक्यूपाई किया है? ए ने, है ना? और उससे कम बी, और उससे कम, तो वर्क डन का तो ये रिलेशन है। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि ए ने अपने नीचे सबसे ज्यादा एरिया, फिर बी ने उससे कम, और सी ने सबसे कम। अच्छा, दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए इंटरनल इंटरनल एनर्जी, वो तो सबको पता है ना? इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा? तो du1 = du2 = du, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है, और स्टेट आपकी सेम है, आप 1 से 2 पहुंच रहे हो। समझ रहे हो? फिर तीसरा आपसे पूछा जाएगा हीट का क्या रिलेशन है।
तो वो कैसे बताओगे? वर्क डन तो आपने एरिया से पता लगा लिया कि एरिया ज्यादा किसने ऑक्यूपाई, और डी यू अपन वैसे बता दे, डी क्यू कैसे बताओगे? तो डी क्यू बताओगे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। डी क्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डी यू तो सबके लिए क्या हो गया? सेम। तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए डी क्यू वन ए इज ग्रेटर देन डी यू बी इज ग्रेटर देन डी यू सी। क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीन में से कुछ भी पूछ लेंगे, या तो वर्क डन का रिलेशन, या हीट का रिलेशन, या इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि कौन स्टेट फंक्शन है और कौन पाथ फंक्शन है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो नीचे एक नोट लिखो। वर्क डन एंड हीट आर पाथ फंक्शन। वर्क डन और हीट क्या है? पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है। ये एग्जांपल लिखो बोर्ड से। विनायक, ये सब समझ में आ गया तुम्हें? यशश्री, जानवी, ओवी, यस और नो में आंसर देंगे। तुम्ही कुटी आई। यशश्री ने भेजा सबसे पहले। यस सर, समझ में आ गया। बाकी सब सो गए। एक और आया, विनायक का भी आ गया। वो भी अता पता लापता है। जानवी का भी कोई मैसेज नहीं है। चलिए। तो ये समझ में आया? तो ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, है ना? एक और हेडिंग डालो। ये समझ में आ गया? एक और हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ये आपके बोर्ड में एक नंबर में पूछा जा सकता है ना? और हमारे लिए इसकी छोटी सी जानकारी हमारे सीटी में काम आ सकती है कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में दो टाइप हैं। तो कौन कौन सी चीजें एक टाइप में आती हैं और कौन कौन सी चीजें सेकेंड टाइप में आती हैं। क्लियर है? ये सब आपको सीईटी के पीवाईक्यू में एज अ क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी हम आपको लिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो लिखो। नंबर वन, इंटेंसिव वेरिएबल्स। तो सबसे पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है कौन? इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स।
इंटेंसिव वेरिएबल्स, तो इसमें लिखो, इसमें लिखेंगे the variables which are independent, the variables which are independent of systems size, systems size, ऐसे वेरिएबल जिनका सिस्टम के साइज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप छोटा सिस्टम रखो चाहे आप बड़ा सिस्टम रखो, सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर, और अमाउंट कितनी है उससे भी कोई फर्क, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम्स साइज और अमाउंट ऑफ मैटर। तो क्या आप ऐसी क्वांटिटी कुछ बता सकते हैं जिनका अमाउंट से और सिस्टम से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो हमेशा फिक्स होती हैं? टेम्परेचर, है ना? आप चाहे कंटेनर बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, टेम्परेचर आप जो है सो है ना? डेंसिटी, क्या बात है, डेंसिटी हर किसी की फिक्स होती है, चाहे आप पानी की एक बूंद लो, चाहे आप पानी का बड़ा कंटेनर ले लो, डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो लिख लो एग्जांपल्स: टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। लिख लो एग्जांपल: टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, कलर किसी का, स्पेसिफिक हीट, ईटीसी। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स लिखो: variables which are dependent on, variables which are dependent on systems size, systems size और amount of matter। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो: मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ईटीसी। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आपने क्या क्या देखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट वेरिएबल्स, है ना, और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ये सब क्लियर है? चलिए, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपका टारगेट निकालो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस, टारगेट निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाला?
आलो का? अरे आलो का? आलो का? चलिए, तो यहीं से स्टार्ट कर दो। कहाँ से? 4.1 से? कहाँ से? चलो, सभी लोग साथ में ही करेंगे। ठीक है, सभी लोग साथ में मतलब मेरे साथ में, है ना? क्वेश्चन मिलके पढ़ेंगे और आंसर सोचेंगे, ठीक है? सब लोग सोचेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो, बोलो क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ, तो आपको हमने क्लियर लिखाया है, एनर्जी। और अगर क्लियरली बात करें तो कैसा फॉर्म है? और क्लियरली अगर बात करें तो क्या बोलोगे? हीट इज द, अच्छा, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? और वर्क क्या है? वो भी एनर्जी है, लेकिन वो सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सब लिखा है, क्यों अलग से लिख रही हो? हाँ, तुम्हारा माइक नहीं कुटे लिया? देखो कहाँ लिखा है ना? कॉपी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी बस, ठीक है? चलिए आगे पढ़े। चलो अगला पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक, तो किसके साथ? मैक्रो। मैक्रो मतलब समझते हो? माइक्रो से थोड़ा बड़ा, है ना? माइक्रो हो जाता है बहुत छोटा, अंदर की बात है। तो वो सब अपन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी, अपन थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब पढ़ते हैं, है ना? और ये सब मैक्रो में आते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ 4.2, पढ़ो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो पहले आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है? टेम्परेचर सेम। चलो पढ़ो पहला ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। अरे थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ तो टेम्परेचर सेम होगा, तो हीट का तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर टू हॉटर, गलत। द स्टेट इन विच टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, गलत। द स्टेट इन विच टू ऑब्जेक्ट एट इक्वल टेम्परेचर एक्सचेंज हीट अंटिल देयर टेम्परेचर बिकम, क्या बोल दिया ये? क्या बोल रहे हैं? वापस से पढ़ो। द स्टेट इन विच टू ऑब्जेक्ट एट इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर पे, तो फिर आगे के स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। वो क्या बोल रहा है? इक्वल टेम्परेचर पे है, और अब हीट का एक्सचेंज करेंगे जब तक टेम्परेचर अलग अलग, ये उल्टा बोल रहा है। अपन क्या पढ़ते थे? अलग अलग टेम्परेचर और तब तक हीट एक्सचेंज करेंगे जब तक उनके टेम्परेचर, और जैसे टेम्परेचर सेम, हीट का एक्सचेंज बंद। समझ रहे हो? तो सी ऑप्शन पढ़ो। द ऑब्जेक्ट इन विच टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर एक्सचेंज हीट अंटिल देयर टेम्परेचर बिकम इक्वल। क्या बात समझ में आई? टेम्परेचर सेम होने के बाद हीट ट्रांसफर नहीं होती। बरका, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी थी, वहां पे एक लाइन जरा ऐड कर लेना। लिख लो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं रहता तुम लोग याद रख पाओगे कि नहीं, तो कॉपी में लिखी रहेगी तो कम से कम पढ़ते रहोगे। वहां लिख लो, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम there is no transfer of heat between two bodies, there is no exchange of heat between two bodies। ठीक है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट। कहाँ थे तुम? 2-3 दिन से आए नहीं क्या? डेली आते हो? चलो, देयर इज नो एक्सचेंज, ये कहा तनिष्क? बड़ा लोग गायब होते रहते हैं, 2 दिन आते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, अरे अरे 2 दिन गैप मारना पड़ेगा। बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, चलो। When a gas is in thermal equilibrium, its molecule have
जीरो एनर्जी, अरे भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम। हीट नहीं लेंगे ना हीट देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी एनर्जी जीरो हो गई। बोलो। सेम एनर्जी, सर्टेन कांस्टेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जीज विच रिमेन्स कांस्टेंट। देखो क्या दिया है। क्या दे रहा है? सेम एनर्जी, क्योंकि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक है, क्योंकि गैस थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उसके हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है? सेम। और हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम मतलब, और गैस मान लो जो आपकी इच्छा हो, मोनो है तो मोनो, हर उसका मॉलिक्यूल क्या होगा? मोनो। और मोनो की एनर्जी क्या लिखोगे? हर एक की एनर्जी क्या होती है? 3/2 म्यू आर टी, है ना। तो सबके लिए सेम हो गई वो। चलिए आगे बढ़ो। 3, when you put cold spoon into a hot tea। लो भैया, गरम चाय में ठंडी चम्मच, है ना। आफ्टर फ्यू मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ, तो सही बात है यार, जो गर्म है वहां से हीट चलेगी और किसको मिलेगी? कब तक? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, और जैसे ही टेम्परेचर सेम तो हीट का आना जाना बंद। तो पढ़ लो। स्पून विल बी मोर, नहीं मोर तो कभी हो ही नहीं सकती स्पून, समझ रहे हो। मोर देन टी, अरे ऐसे कैसे, चाय से गर्म कैसे हो जाएगी भैया? देने वाला तो चाय है ना। आप आपके पापा से बड़े थोड़ी हो सकते हो कभी, देने वाले तो वही है ना। आप पैसे से उनको पैसे रिटर्न कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, वो थोड़ी आप कभी कर पाओगे। तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपसे बड़े रहेंगे, समझ रहे हो। तो वैसे ही चम्मच यहाँ पे बच्चा है और चाय पेरेंट्स है, समझ रहे हो। हाँ, बोथ द स्पून एंड टिल टी विल रीच एन इक्वल वैल्यू, तो हाँ एक समय के बाद दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, है ना। क्या दे रहा आंसर? ठीक है। चलिए, और फिर अगर ये ओपन सिस्टम हुआ, कैसा सिस्टम हुआ, तो थोड़ी देर बाद दोनों ही क्या हो जाएंगे? ठंडे, है ना। समझ रहे हो, थोड़ी देर बाद दोनों ही क्या हो जाएंगे? ठंडे। सब गायब हो जाएगा इस दुनिया में, सब काल के मुंह में चला जाएगा। काल के साथ सब खत्म हो जाता है। काल समझते हो? समय, है ना। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से एक ने समझाया था, पता नहीं महाभारत में ही समझाया था क्या किसमें, कि चाहे अर्जुन हो चाहे दुर्योधन हो, काल के मुंह में सबको जाना है। बस बात यह है कि जो धर्म का सहारा लेगा वो थोड़ी देर में जाएगा, और जो अधर्म का सहारा लेगा वो जल्दी जाएगा। तो दुर्योधन जल्दी चले गए, अर्जुन थोड़ा देर में गए, लेकिन गए सब। ठीक वैसे ही, जैसे आप एक डब्बे में जब चावल डालते हो और फिर उसको हिलाते हो ताकि थोड़ा और जगह बन जाए, ठोकते हो कि नहीं। तो कुछ चावल नीचे जगह ले लेते हैं और कुछ चावल ऊपर रह जाते हैं, तो जो ऊपर रह जाते हैं उनके चावल जल्दी पक जाते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं सब्जी। और जो नीचे रह गए वो थोड़ा कुछ दिन बाद उनकी सब्जी बनती है, लेकिन सब्जी बनती सबकी है। तो मरना सबको है, काल के मुंह में सबको जाना है, बस किसी को जल्दी, किसी को समय के थोड़ा देर में। चलिए, जो भी है, तो धर्म का सहारा लें तो थोड़ा ज्यादा जी पाएंगे, अधर्म के रास्ते पे चलने वाले आरुस ज्यादा नहीं जी पाएंगे। चलिए बस करो। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ डू नॉट चेंज विथ। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। तो देख लो और इसको याद कर लो क्या है। हम्म
क्या दे रहा है? डी। इसको याद रखो, जो माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वो बदलते नहीं है ऐसे, है ना? याद रखेंगे इसको। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए 4.3 पे आ जाओ। जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ पे आ गए। पहला, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, तो ए और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। चलो सेकंड, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, सही बात है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पर बेस्ड है? तो सिंपल, है ना? जीरोथ लॉ। क्योंकि जीरोथ लॉ क्या बताता है कि अगर उनके टेम्परेचर सेम है, उनके उनके सेम है, तो फिर इनके इनके भी, तो क्या है ये? वो गरम, वो भी उतने ही गरम, वो उनके बराबर गरम, तो तुम भी उनके बराबर गरम। तो ये गरम और ठंडे से रिलेटेड जीरो लॉ है। क्या है? चलिए अब आ जाइए, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। आ गए? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होती है? पहले ही आपको बता दी गई थी, कहां पे, कौन से चैप्टर में? केटीजी में। क्या पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल नाम का कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी मुझे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, आइडियल गैस लिखा है ना? क्या लिखा है? तो केवल क्या? काइनेटिक, उसको चेंज कर लो, है ना? अगर रियल गैस लिखा होता तो अपन क्या कर सकते थे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो थोड़ा। करो, थोड़ा क्वेश्चन कर लो। है? हाँ क्लास रहेगी ना मेरी, डाउट पे भी रहेंगे। क्या डाउट है तुम्हें? रहेंगे ना, है ना? चलिए, अरे बरका, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट एज इट एक्सपांड। जब वो बढ़ रही है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपांड होना मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ना। लेकिन टेम्परेचर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट। गैस एक्सटर्नल वर्क प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा, सांग? कैसे? क्या? क्या होगी? तो हीट कहाँ कांस्टेंट बोली? चलो ऐसे मत आंसर दिया करो कि हीट वो रहेगी ये रहेगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सोचो, क्या होता है? Q+W। अच्छा, ठीक है जो भी बोल रहे हो, लेकिन हमने कुछ ये भी तो बताया, F/2 μ r dt। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। समझे? तो ऐसे आंसर देना है आपको। क्लियर है? कुछ और लॉजिक नहीं ना, सिंपल फॉर्मूले से लॉजिक लगाओ। क्या होता है, फॉर्मूला याद हो तो लॉजिक लगा पाओगे, याद ही नहीं फॉर्मूले। क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? F/2 μ r dt। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, उसमें चेंज जीरो। चलिए आगे बढ़ो। द इंटरनल एनर्जी
ऑफ अ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल? क्लियरली पता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक, और काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसका आंसर। सही है। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ो। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ड्यू टू, तो बताइए किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह, सबको पता है इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तेज तेज दौड़ लगाते हैं, है कि नहीं? तो ड्यू टू बोथ मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्या दे रहा है, दो सी दे रहा है क्या? सी, है ना? क्योंकि उनका मोशन उनके कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, वरना पता चले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और मॉलिक्यूल दौड़ ही नहीं लगा पा रहे, है ना? तो उनके मॉलिक्यूलर, देखो मोशन तो सबको समझ में आ रहा है, साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी, क्योंकि स्ट्रक्चर पे मोशन डिपेंड करेगी। समझ रहे हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, देख लो भैया, एनर्जी कहाँ गई? ये सिस्टम से सराउंडिंग। तो हमने आपको क्या समझाया था? एनर्जी जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो हीट क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव, है ना? और सिस्टम जब वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। चलिए, अब जो भी, ये तो अपन ने ऐसे डिस्कस किया, अब वो क्या पूछ रहे हैं उनका देख लेते हैं। हाँ, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, तो पहला ऑप्शन, सिस्टम लूज एंड सराउंडिंग गेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, surrounding lose and system gain the same energy, system lose more energy than surrounding gain, और system gain more energy than surrounding lost। बताइए। बोलो। when energy is transferred from a system to its surrounding, मतलब हीट अंदर से बाहर निकली है, तो हीट क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो हीट नेगेटिव होगी, है ना? तो अब आप डी यू अगर निकालें, इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो क्या आएगा? डी यू इक्वल्स टू, माइनस क्यू आ गया ना, माइनस क्यू, इसको उधर भेज दो, डब्ल्यू के माइनस क्यू, तो डी यू इक्वल्स टू आएगा माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी में बहुत भयंकर गिरावट। समझ पा रहे हो क्या? क्या है ये, है ना? सिस्टम से निकल रही है हीट, है ना? तो माइनस डी क्यू, और इस डब्ल्यू को भी उधर भेज दो, है ना? तो एक बड़ा नेगेटिव आ रहा है, देख लो अब आंसर क्या है इसका। सिस्टम चेक किया, सिस्टम लूज, हम्म, क्या दे रहा है? ए, तो सिस्टम लूज एंड सराउंडिंग गेन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ, फर्स्ट लॉ चालू हो गया क्या? नहीं, फर्स्ट लॉ नहीं है अभी। ड्यू टू, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, समझ रहे हो? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, माइनस डी क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना? और ये चेंज जो भी रहेगा, है ना, तो किसी ने कुछ गेन किया होगा, किसी ने कुछ लॉस, क्योंकि यहाँ पे लॉस नाम का तो अपन वर्ड पढ़ते ही नहीं है,
एनर्जी क्या रहती है, टोटल कंजर्व। तो अगर सिस्टम में से कुछ निकली है बाहर, है ना, तो सराउंडिंग उतनी गेन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ सिस्टम अंडर गोज कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन समझते हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम, बोलो, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। हम्म, ध्यान से सोचो, थोड़ा घुमा दिया उन्होंने। क्या, वर्क डन बाय द, कैसे नेगेटिव, क्योंकि हमने तो क्या सिखाया, बाय द सिस्टम। अब यहाँ क्या दे दिया उनने, नेगेटिव, तो उस बात को अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे, कल हमने समझाया था डेरिवेशन करते समय, यहाँ पे वर्क डन करते समय आपको किस चीज को देखना है, पिस्टन को, है ना। तो अगर वर्क डन बाय गैस है और गैस ने फोर्स लगा के एटमॉस्फियर को हरा दिया, सराउंडिंग को, और पिस्टन ऊपर खिसका दी, तो वर्क डन कैसा हो गया, गैस बाय सिस्टम पॉजिटिव। और वही पिस्टन को अगर सराउंडिंग क्या कर दे, नीचे खिसका दे, तो किसका फोर्स ज्यादा है, सराउंडिंग। तो वर्क डन ऑन सिस्टम अपन नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो भैया आपका वॉल्यूम क्या हुआ है, कम। अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ मतलब जो गैस फोर्स लगा रही थी, फिर भी उसके फोर्स को दबा दिया गया, समझ रहे हो ना। मतलब उसका फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, उसके अपोजिट। तो उसका वर्क डन क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन बाय गैस। नहीं समझे, है ना। और यहां पे गैस का जो वर्क डन है, भाई अपन जो फोर्स देखते हैं, वर्क डन जो देखते हैं, किससे देखते हैं, फोर्स। कल ही समझाया क्लास में, अच्छा तुम लोग नहीं आते उसमें एक्स्ट्रा क्लास में, तो कल ही समझाया था हमने एक्स्ट्रा क्लास में भी, कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं अगर उधर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क डन पॉजिटिव, और जिधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव। तो अब उनने क्या बोला, पहले तो उनने एक शब्द बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब सोचो, ये रूम की दीवारें पास पास आ रही हैं, तो आप कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहे हो, बाहर की तरफ, अरे भैया मारोगे क्या, लेकिन फिर भी वो पास आ रही हैं, तो आपका वर्क डन क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन उस एस्पेक्ट से पूछा गया है, क्या आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अपन ने जो पॉजिटिव निगेटिव लिखा है वो क्या है, कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव लेना है कब, जब पिस्टन ऊपर खिसक जाए, वॉल्यूम क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और वर्क डन ऑन गैस निगेटिव लेना है, मतलब पिस्टन कहां गया है, नीचे, वो उस केस में लेना है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आंसर आप पॉजिटिव भी कर सकते थे, अगर पूछा जाता आपसे क्या, वर्क डन ऑन गैस, क्योंकि देखो उनने क्या बोला, कि गैस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और वर्क डन ऑन गैस पूछा गया है, तो मतलब जो गैस के ऊपर वर्क कर रहा है, और गैस के ऊपर जो वर्क कर रहा है, तो वो सही में वॉल्यूम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, मतलब उसका वर्क डन तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छे से सोचो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। कौन सा था ये, 7, when a system changes from one to another state, तो द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, करेगा ना। और स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो देखो फिर क्या दे रहा है, डिपेंड्स ऑन पाथ दिया है। चलिए 8वां पढ़ो।
among the amount of heat absorbed and the amount of work done by a system। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कुछ नहीं पूछ रहे, बताओ क्या होगा। जो भी है, सुनो, कल आपको सॉल्व करके लाना है 4.5 और 4.6, 4.5 और 4.6। आपका क्लासिकल तो लगभग हो ही गया, तो 4.6 तक कल क्लासिकल और क्रिटिकल पूरा क्लियर होना चाहिए। सुन लिया, 4 पॉइंट कहां तक, 6 तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके अगला वाला जो टॉपिक है ना, वो। और आपका सैटरडे को टेस्ट में यहीं तक रहेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्लियर है। और आपका जो सीईटी में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, टॉपिक नंबर 4.7। जो सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, वो यही टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग डालो, अभी आगे के तुम लोग कर लेना, ठीक है, अपने बहुत कर लिए। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, बस इतना ही। हर्षद ने बहुत मेहनत करी यार आज। कितनी मेहनत कर ली तुमने, 4 बार ऐसा टोपी लगाई है, 4 बार निकाली हमने, यही देखा तुम्हें। हैं, तुम्हारा पूरा काय को आते हो, फिर सर दुख रहा है तो यार। हैं, हमें दुखाने आते हो क्या। कहीं तुम्हारा सर दुखता है, कहीं कुछ होता है। दिखाओ कॉपी जरा, पास करो कॉपी अपनी, देना इनकी कॉपी जरा। बताओ हीट क्या होती है। हम्म, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 के 5, 3। चलो, तो एक बात हम वापस से रिपीट करते हैं। देखो, वर्क डन में कंफ्यूजन नहीं रखना है ना, वर्क डन के साइन में, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये जो मेरा कहने का मतलब है, वर्क डन बाय सिस्टम, है ना, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि सिस्टम ने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया है और सराउंडिंग को कंप्रेस कर दिया है। समझ रहे हो। ठीक है। और वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम आज हार गया और सराउंडिंग ने उसको दबा दिया। ये तो उस एस्पेक्ट से हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन किस एस्पेक्ट से पूछा गया, वो अब समझो। ध्यान सुनना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सिस्टम को, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो बस यहीं से सोच लो कौन हार गया कौन जीत गया। कौन हार गया, सिस्टम हार गया, सराउंडिंग जीत गया। तो सिस्टम हार गया, मतलब सिस्टम ने कोशिश करी होगी बाहर की तरफ फैलने की, लेकिन सिस्टम ने उसको दबा दिया, तो सिस्टम का वर्क डन क्या बोला जाएगा, निगेटिव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के उन्होंने पूछा है, ताकि बच्चा जल्दी में गलत कर दे। और वहां पे जानबूझ के लिखा है वर्क डन बाय सिस्टम, और जल्दी में बच्चा क्या टिक करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव। समझ रहे हो ना। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी करके लेके आओगे क्लासिकल क्रिटिकल पूरा। चलिए, कल प्रोसेस पढ़ाएंगे, और प्रोसेस तक ही आपका सिलेबस है। गुरुवार की आपकी छुट्टी रहेगी, शुक्रवार को अपनी क्लास होगी। शुक्रवार को हम प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे, कल हम सारी प्रोसेस पढ़ा देंगे। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, 3 प्रोसेस पढ़ाएंगे। फिर चौथी पांचवी पढ़ाएंगे, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, मंडे को, मतलब संडे को क्लास रहेगी अपनी। क्लियर है। और नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लो।
तुम कहाँ थी कल? क्यों? कहाँ पहुंच गए? तो कोचिंग आने से मना कर दिया था? कोचिंग आने से मना कर दिया था उन्हें, शिफ्ट करो बाद में कोचिंग जाना। तो और किस किस की थी? तुम भी नहीं आई थी कल? और